जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हमारे चारों तरफ बहुत सी ऐसी मखलूकात हैं जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। वो भी हमारी तरह ही उस अल्लाह की बनाई हुई कायनात है। हमारे और उनके बीच एक पर्दा रखा गया। वो किसी भी रूप में हो सकती है, अपने असली रूप में या फिर किसी जानवर या परिंदे के रूप में। मगर हाँ, ये खास बात है कि जब भी वो किसी जानवर या किसी और रूप में आती हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। खासकर अगर आपके आसपास कोई लंगड़ा जानवर या इसी तरह की कोई चीज है तो एक बार संभल कर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उसका वो लंगड़ापन वास्तव में उसका दर्द या उसकी तकलीफ ना होकर उसकी वो कमी हो। क्योंकि ऐसी मखलूकात जब दूसरी शक्ल की तैयार करती है तो उनमें कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। ये हमारे आसपास होती हैं। इनमें से कुछ तो अच्छी होती है जो हमारी मदद करती है, मगर कुछ या ज्यादातर बुरी होती है। ये इंसानों से जलती है, इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और इसके साथ साथ इंसानों पर फिदा भी हो जाती है। इनकी फीमेल स्पीशीज मर्दों को और मेल लड़कियों या महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। उसके हुस्न पर, उसके रूप पर आकर्षित हो जाती है। और शायद इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि शाम के वक्त खुले बालों में इत्र लगाकर इन परिस्थितियों में लड़कियों को नहीं घूमना चाहिए। आज आपके सामने ऐसी ही एक मखलूकात की सच्ची कहानी जिसे हमें हमारी ही एक व्यूअर ने भेजा है। दोस्तों, ऊपर वाला इंसान की हमेशा परीक्षा लेते रहता है और ये परीक्षा कभी कभी इस हद तक गुजर जाती है कि इंसान परेशान और हताश हो जाता है। ऐसी ही एक परीक्षा से गुजरना पड़ा था फातिमा को, जहां उसने अपना प्यार भी खो दिया मगर पाया जिंदगी से लड़ने की ताकत। फातिमा हैदराबाद में रहती थी। अब समझने वाली बात है कि ना तो यह नाम असली है और न ही हम उसका प्रॉपर लोकेशन बताएंगे। यहां हैदराबाद का नाम मैं ले रहा हूं, आप अपने आसपास की कोई शहर समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी हजारों लाखों फातिमाएं जिंदगी से लड़ती हुई हमें कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएंगी। फातिमा के अब्बू का इंतकाल हो गया था और उसकी अम्मी कैंसर ग्रस्त थी, मगर फिर भी फातिमा ने जिंदगी से आस नहीं छोड़ी थी। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके नौकरी की तलाश की, जब नहीं मिली तो प्राइवेट ट्यूशन्स लेने लगी थी और इन्हीं ट्यूशन के खर्चों से उनकी जिंदगी चल रही थी, क्योंकि जितनी कमाती थी उससे आधे से ज्यादा उसकी अम्मी के इलाज में चला जाता था। बहुत सारा पैसा खर्च होता था उनके इलाज में, मगर फिर भी उनकी तकलीफों का कोई अंत न था। हालांकि डॉक्टर अशरफ, जो दूर के रिश्ते के उनके भाई ही लगते थे, वो उनकी काफी मदद कर रहे थे और मन ही मन फातिमा अशरफ से और अशरफ फातिमा से प्यार करते थे, मगर एक दूसरे को वो कभी इस बात को कह नहीं पाए थे। फातिमा
अक्सर शाम के समय शरीफ को पढ़ाने जाया करती थी, मगर उनके घर से कुछ दूरी पर रास्ता दो भागों में बंट जाता था। एक लंबा रास्ता और दूसरा एक शॉर्टकट था जो कुछ गंदगी भरा और जंगल सा था। उस तरफ एक पुरानी सी खंडहरनुमा हवेली भी पड़ती थी, मगर लोगों के बीच ये बात फैली हुई थी कि उस रास्ते से नहीं जाना है, और खासकर शाम के बाद या कहें मगरिब के बाद तो उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं गुजरना है, क्योंकि वो इलाका जिन्नों का है। वहां पर उस हवेली के अंदर एक ऐसा दरवाजा है जो सीधा जिन्नों की दुनिया में खुलता है, और अगर कोई गलती से उधर चला जाए तो जिन्न उसे अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। और ये भी कोई साधारण जिन्न मखलूकात नहीं थी, ये थे शैतानी आग के मखलूकात। इनके शरीर हमेशा आग की तरह धधकते रहते थे, बहुत ज्यादा ताकत थी इनमें। इसलिए इलाका मकीन कोशिश करते थे कि मगरिब के बाद किसी भी हाल में उन्हें उस शॉर्टकट वाले रास्ते से न जाना पड़े। अक्सर जब फातिमा शाम को शारिफ को पढ़ाने जाती तो उसकी अम्मी उसे खबरदार करती कि चाहे पहुंचने में देर हो जाए या आने में रात हो जाए, किसी भी हाल में उसे वो शॉर्टकट नहीं लेना है। फातिमा की अम्मी एक नमाज की पक्की महिला थे, इसलिए अक्सर शाम की उसकी दवा उसके नमाज के वक्त के ही पड़ती थी, और फातिमा हमेशा उसे दवा खिलाने के बाद ही शारिफ को पढ़ाने जाती। इस चक्कर में अक्सर उसे देर हो जाया करती। शारिफ की अम्मी उसे 4 बातें सुना देती। उसे अच्छा तो नहीं लगता था, मगर क्या कर सकती थी, कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया था वो। शारिफ भी कोई साधारण बच्चा नहीं था, बहुत शरारती। अक्सर कुछ ऐसी हरकतें करता कि फातिमा को डरा ही देता, मगर पढ़ाई में काफी अच्छा था। वक्त इसी तरह बीत रहा था। एक दिन शाम को फातिमा अपनी अम्मी के साथ खाना खा रही थी। खाते खाते अम्मी ने कहा, कितनी बदकिस्मत हूं मैं, कहा तो इस उम्र में तेरा निकाह करना चाहिए और तू चीजें काम करा रही है। क्या कहती हो अम्मी, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हो, और देखो मुझे निकाह का नहीं करना है। कहते कहते फातिमा जूठे बर्तन लेकर रसोई की तरफ चली गई। मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है मेरी पसंद का कोई लड़का इस दुनिया में बना होगा, समझ गई। मगर अचानक उसकी अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चौंक पड़ी, और जब दौड़कर अपनी अम्मी के पास गई तो देखा अम्मी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। वो एक पल को समझ नहीं पा रही थी क्या करे। घर से बाहर निकलकर आस पड़ोसियों को देखने की कोशिश की, मगर ठंड की उस रात में कोई भी आसपास न दिखा। तभी उसे अशरफ की याद आई। वो घर का दरवाजा बंद करके बेतहाशा दौड़ती हुई अशरफ की क्लिनिक की ओर जाने लगी, मगर क्लिनिक पहुंचने में उसे कम से कम 15 मिनट लग जाते। जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि टैक्सी पकड़ लेती। तो राहे पर पहुंचकर एक पल को उसके मन ने कहा, शॉर्टकट ले ले, क्या होगा। मगर शॉर्टकट से मुश्किल से 5 मिनट में वो अशरफ की क्लिनिक पहुंच जाएगी, और अम्मी की जान को बचाना इस वक्त बेहद जरूरी था। मगर फिर दिल ने कहा, नहीं, अम्मी ने अगर उधर जाने मना किया है तो। मगर क्या करे फातिमा, 15 मिनट बहुत देर हो जाती। मनीबन अल्लाह को याद करके दौड़ पड़ी वो शॉर्टकट रास्ते की तरफ। अजीब सा वातावरण था उस रास्ते का। फिर भी सब कुछ भूलकर फातिमा पागलों की तरह दौड़ती चली जा रही थी कि अचानक एक
पेड़ के पास फैले हुए कुछ झाड़ियों से उसका दुपट्टा अटक गया। उसने बहुत कोशिश की दुपट्टा छुड़ाने की, मगर जैसे उन पेड़ों ने उसके दुपट्टे को जकड़ लिया था। दुपट्टा वहीं फेंककर वो आगे की तरफ दौड़ पड़ी और तभी आश्चर्यजनक तौर पर उसके दुपट्टे में आग लग गई। मगर घबराई फातिमा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उस हैरतनाक मंजर को देख पाती। वो तो दौड़ती चली जा रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक एक तेज हवा का झोंका आकर उसके चेहरे पर लगा। एक पल को वो चौंक पड़ी। उसे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने फूंक मारकर उसके लहराते लटों को पीछे की तरफ समेटने की कोशिश की। मगर इस वीराने में कौन होगा? यही सोचकर फातिमा फिर से दौड़ने लगी और तभी एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। पैर पास ही के पत्थरों पर रगड़ा गए थे। सलवार का काफी हिस्सा फट गया था। पैर से खून निकलकर जमीन पर गिर रहा था। सलवार इस तरह से फट गई थी कि टांगों का काफी हिस्सा दिख रहा था। इस वक्त बिखरे बालों में फातिमा वैसे भी भला की खूबसूरत लग रही थी। और तभी एक बार फिर से एक तेज हवा के झोंके ने जैसे उसकी लटों को सहला दिया। डरकर फातिमा वहां से भाग निकली। अशरफ ने उसकी अम्मी को कुछ इंजेक्शंस दे दिए थे। वो बोला, फातिमा तुमने बहुत सही टाइम पे मुझे बुला लिया। अगर 5-1 मिनट की देरी भी हो जाती तो शायद खाला। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। खाला आउट ऑफ डेंजर है। जो हालत देख रहा हूं उससे मुझे लगता है इनकी दवाइयां कुछ बदलनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम परसों मेरे क्लिनिक आ जाओ। कुछ नई दवाइयां मैं लिख दूंगा। उनमें से कुछ मेरे पास सैंपल आने वाली है, मैं तुम्हें दे दूंगा। थैंक यू अशरफ। तुम ना होते तो। फातिमा, मैं तो ताउम्र तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मगर तुम ही अशरफ प्लीज। हाँ ओके, मैं निकलता हूं, कहकर अशरफ चले गए। फातिमा कुछ देर तक उसे देखती रही। क्या करे वो? क्या अशरफ को सच में अपना हमसफर बना ले? मगर फिर अम्मी, बड़ी ही कश्मकश में थी वो। अम्मी इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। फातिमा पासी की कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने फिर से उसके बालों को सहला दिया। चौंक उठी फातिमा, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं। फिर खिड़की की तरफ देखा तो ओह, खिड़की खुली रह गई है, वहीं से हवा आई होगी। उसका मन भी ना सोचकर उसने खिड़की बंद कर दी और मुड़कर जैसे ही वापस जाने लगी, एक बार फिर से हवा के झोंके उसके बालों को सहला दिया। फातिमा घबरा उठी। कौन है? मगर कोई भी आवाज ना आई। फिर उसने अलमारी खोलकर रात को पहनने वाले कपड़े निकालने के लिए अपना ध्यान लगाया। कपड़े निकालते निकालते वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर अलमारी के आखिरी सिरे पर पड़ी, जहां पर एक आग से धधकता हुआ हाथ उसे दिखाई दिया। कौन?
मगर अगले पल वहां कुछ नहीं था। फातिमा समझ नहीं पा रही थी कि ये अजीब से हेलुसिनेशन उसे हो क्यों रहे हैं। हो सकता है अम्मी की तबीयत खराब होने के कारण, मगर काश उसने अलमारी को गौर से देखा होता तो लकड़ी की उस अलमारी का वो जला हुआ हिस्सा कुछ और ही बयां करता। कपड़े बदलकर फातिमा अम्मी के पास ही जमीन पर लेटकर सो गई। दिन भर की थकी हारी गहरी नींद में चली गई थी, वरना देखती वो उसके पास बैठे हुए उस इंसानी आकृति को, जो ऐसा लग रहा था मानो धधकते आग से बना हुआ हो। बड़े ही गौर से वो फातिमा की तरफ देख रहा था। दवाइयों के असर से फातिमा की अम्मी की तबीयत थोड़ी सुधरी थी। उस दिन वो सुबह जल्दी ही उठ गई। सोचा बेटी के लिए चाय वही बना दे, मगर उठते ही साथ उसने देखा फातिमा ने जो चादर ढक रखी उसका बहुत सा हिस्सा जल गया है। वो चौंक पड़ी। अरे ये क्या? फातिमा 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 भी चौंक गई। क्या हुआ अम्मी? आपकी तबीयत? मेरी तबीयत अब ठीक है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। लगता है अशरफ की दवाएं काम कर रही हैं। तो वो छोड़, ये तेरी चादर कैसे जल गई? चौंक पड़ी थी फातिमा। अरे, मगर अम्मी को कुछ बताकर वो डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा वो बाहर सूखने दी थी ना, लगता है मोहल्ले के बच्चों ने ही नासपीटे मुंह गारत गर्ग हो दूसरों को नुकसान करते हैं। मगर चादर कैसे जली इस बात से फातिमा खुद भी बेहद खौफजदा थी। अगले दिन वो अशरफ के चेंबर गई थी। अशरफ ने उसे बताया कि दवाइयों से काला की तबीयत तो सुधर जाएगी, मगर फातिमा तुमको तो पता है ये सारी दवाइयां टेम्पररी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है अशरफ, मगर जब तक जिंदगी है वो तो ठीक है फातिमा, मगर खाला के बाद क्या? कैसे जियोगी तुम ताउम्र? हम सफर की जरूरत तो मुझे भी है अशरफ, मगर कौन पकड़ेगा मेरा हाथ? मुझ जैसी गरीब लड़की का हाथ पकड़ने वाले। हाँ, तुम्हें बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है फातिमा? तुम अगर चाहो तो मैं ही तुम्हारा हमसफर। कहते कहते अशरफ का हाथ फातिमा के हाथों के ऊपर आ गया था, मगर अगले ही पल चौंक कर वो हट गया। क्या हुआ? अशरफ के हाथ का बहुत सा हिस्सा जल गया था। अरे ये क्या हुआ? पता नहीं, लगता है कुछ स्किन इन्फेक्शन। तुम जाओ, मैं देखता हूं। फातिमा अशरफ के डिस्पेंसरी से निकल गई। अशरफ चौंक कर अपने जले हुए हाथ के उस हिस्से को देख रहा था। उस दिन डिस्पेंसरी बंद होने के समय अशरफ को कुछ काम था, इसलिए उसने स्टाफ को छुट्टी दे दी। कहा वो ही बाद में लॉक लगा लेगा, और वो काम करता रहा। काम करते करते अचानक लाइट टिमटिमाने लगी। चौंक पड़ा वो, और अगले ही पल लाइट गोल हो गई। और लगता है फ्यूज उड़ गया है, कहकर फ्यूज बॉक्स की तरफ उसने कदम बढ़ाया, मगर फ्यूज बॉक्स तक पहुंचकर चौंक पड़ा था वो। मेन लाइन जलकर तार दो टुकड़ों में बट गई थी। अरे ये कैसे हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है। दीवार पर भी जलने के निशान थे, मगर ऐसा तो कुछ यहां हुआ नहीं। अशरफ अभी तारों को देख ही रहा था कि तभी
पास की दीवार पर उसकी नजर पड़ी और अगले ही पल एक चीख सी निकल आई उसके मुंह से। मेरी फातिमा की तरफ नजर कैसे डाली तूने? अशरफ वहां से दौड़ कर निकल आया। उसने उसने जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद किया। उस रात को फातिमा सो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसकी उसकी चादर खींची चली जा रही। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली और अगले ही पल एक चलता हुआ हाथ उसकी चादर के ऊपर था। घबरा कर वो चीख पड़ी। उसकी अम्मी उठ गई। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ अम्मी कुछ नहीं, लगता है पूरा सपना देखा था मैंने। परेशान हो गई थी फातिमा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? उस दिन शाम को बैठे बैठे वो अपनी अम्मी के पैर दबा रही थी। अचानक उसने कहा, अम्मी एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगी? मैं क्यों नाराज होने लगी भला, बता। अम्मी वो जो शॉर्टकट वाला रास्ता है वहां से क्यों नहीं जाना चाहिए? वो जगह जिन्नों को वक्त कर दी गई है। उस जगह जो हवेली है, कहते हैं वहां एक दरवाजा है जो सीधा जिन्नों की दुनिया में खुलता है। तो तू कभी भूल कर उधर मत जाना। नहीं अम्मी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। अपने साथ हो रही घटनाओं से फातिमा बेहद परेशान थी। उस दिन वो शारिफ को पढ़ाने गई। शारिफ अपने बेड पर पूरा कंबल ओढ़े बैठा था। शारिफ क्या हो रहा है ये? फिर तुम मुझे परेशान कर रहे हो। देखो आज मेरा मूड ठीक नहीं है, चलो पढ़ाई करते हैं। मगर शारिफ टस से मस न हुआ। शारिफ का ये खेल ही था। वो इसी तरह बैठा रहता और जब फातिमा कंबल खींचती तो उसे भौं करता। फातिमा जानबूझकर डरने का नाटक करती, इससे शारिफ बेहद खुश होता। जैसे ही फातिमा ने चादर खींची, ओह मैं नहीं डरने वाली, आज मेरा मूड नहीं है। तो फिर इससे डरोगी? अगले ही पल फातिमा ने देखा उसके सामने शारिफ नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब चेहरा है। कौन हो तुम? चले जाओ यहां से, चले जाओ चले जाओ। अचानक शारिफ का मां दौड़ कर आई। क्या हुआ क्या हुआ? मां देखो ना दीदी कैसा कर रही है। तू मेरे बेटे को उसके घर से निकालेगी? निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। आज के बाद मत आना, नहीं पढ़ाना है मुझे तुमसे। फातिमा परेशान हो गई और वहां से निकल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हालात बहुत बुरे होते जा रहे थे। आज ये ट्यूशन भी छूट गया। रात को मां बेटी सो रहे थे, तभी अचानक फातिमा की नींद खुली और उसने देखा उसकी अम्मी बेड पर नहीं है। अम्मी अम्मी कहां गई? उठकर उसने वॉशरूम की तरफ देखा, फिर रसोई की तरफ गई। शायद मां पानी पीने गई हो, मगर उसकी अम्मी वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नजर पड़ी बाहर के दरवाजे पर जो खुला था। वो दौड़ती हुई बाहर गई, अम्मी अम्मी, मगर बाहर कोई भी न था। वो सरपट दौड़ पड़ी बाहर की तरफ और दौड़ते दौड़ते पहुंची उसी दोराहे पर। और तभी उसने पाया शॉर्टकट वाले रास्ते पर थोड़े अंदर की तरफ उसकी मम्मी आगे की तरफ देखकर खड़ी है। वो दौड़ती उसके पास गई, अम्मी अम्मी आप यहां क्या कर रही हो? फातिमा, तुझे मेरे साथ आना होगा। अम्मी! अचानक जैसे उसकी अम्मी नींद से जागी। फातिमा फातिमा बेटी बेटी तू बहुत बदकिस्मत है, तुझे वो नहीं छोड़ेगा, तुझे वो नहीं छोड़ेगा। तू क्यों गई थी इस तरफ? परेशान हो गई थी फातिमा, क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे पीर के बारे में पता चला जो अंधे थे, मगर अल्लाह ने उसे गैबी आंखें दी सी। वो
वो हर किसी की मदद कर रहे थे। दौड़ी दौड़ी फातिमा उनसे मिलने गई। पीर के पास पहुंची ही थी कि अचानक, अल्लाह, तुझ पर जिन्नों का साया है बेटी, तेरे ऊपर बहुत मुसीबत है। बाबा बाबा मेरी मदद करिए। हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तू जिन्न को पसंद आ गई है, वो तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा। अल्लाह ने आग से बनाया है उन्हें, उनका शरीर आग का होता है। तुझे वो दिखाए कि नहीं? हाँ बाबा, मगर बाबा, मुझे उसके साथ जाने में कोई गुरेज नहीं। पर मेरी अम्मी का क्या होगा? मैं उनका अकेला सहारा हूँ। वो कैंसर ग्रस्त है, अगर मुझे कुछ हो गया तो। अगला हफ्ता तुझ पर बहुत भारी है बेटी। वो तुझे अपने साथ ले जाने की बेहद कोशिश करेगा। ठहर, अल्लाह बड़ा है, कहकर बाबा पास के कमरे में चले गए। और जब लौटे तो उनके हाथों में एक बड़ा सा चाकू था, जिस पर बहुत सुंदर कारीगरी की हुई थी। ये ले, ये कैबी चाकू है। वो जिन्न तुझे धोखा देने की कोशिश करेगा, तुझे धोखे से अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, मगर तू उसे पहचान लेना और इसे उसके सीने में उतार देना। उसे अपने जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मगर मैं उसे पहचानूंगी कैसे बाबा? उसके पैरों को देखना। वो तुझे धोखा देने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है, मगर वो अपने पैर नहीं बदल सकता। उसके पैरों के निशान आग से जलते होंगे। वही तुझे समझा देंगे कि वो कौन है। फातिमा वहां से वापस आकर सीधा अशरफ से मिली और सारी बातें उसे बता दी। फातिमा, इतने दिन तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे कितना भी गैर समझो फातिमा, मैं तुम्हारा अपना हूं। जिंदगी की इतनी तकलीफें तुम सहती रही हो, एक बार मुझे नहीं बताई। फातिमा, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस मुसीबत से निकलते ही तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। वादा करो, ऐसा करोगी तुम? अशरफ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। उससे डरने के बजाय क्यों ना उसका सामना करो तुम। हम उस हवेली में चलते हैं, उसी का घर है ना वो, वहीं हम उसे ललकारेंगे और जब वो सामने आ जाए तो उसके सीने में तुम ये खंजर उतार देना। फातिमा को बात सही लगी। डर डर कर जीने से अच्छा है क्यों ना उसका सामना किया जाए। और अगली रात वो अशरफ के साथ चल पड़ी उसी खूंखार हवेली की तरफ। रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था, मगर जैसे ही फातिमा हवेली के पास पहुंची, तेज हवाएं चलने लगी, जैसे उसे भी उसी का इंतजार था। कहाँ है तू कमीने? सामने आ, छुप कर क्या वार करता है? हाँ, मुझसे प्यार है ना तुझे? ले, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, जो करना है कर ले। डरपोक, आप क्यों छुपा हुआ है? मगर हवाओं की साए के अलावा वहां कोई भी आवाज न थी। अचानक अशरफ बोला, फातिमा, मुझे लगता है हमें हवेली के अंदर जाना चाहिए। दोनों हवेली के अंदर पहुंच गए। चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था। कहाँ है? कोई नहीं है। वो तो तुम्हारे साथ ही है फातिमा। चौंक पड़ी थी फातिमा अशरफ की आवाज सुनकर। क्या तुम? और अगले ही पल उसने अशरफ के पैरों की तरफ देखा और चौंक पड़ी। उसके पैर
आग से जल रहे थे। पीछे पैरों के निशान जहां जहां पड़े थे वहां भी आग जल रही थी। ओफ, तो तू इसका रूप लेके मुझे धोखा दे रहा है? फातिमा, वो देखो, दरवाजे खुल गए हैं। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे जहान में चलना होगा। मैंने उस रात जब से तुम्हें देखा है तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तुम्हारा हुस्न मेरे नस नस में समा गया है फातिमा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें मैं अपने निगाह में लेना चाहता हूँ। आई लव यू फातिमा। जालिम कुत्ते, मैं तेरे साथ किसी हद में नहीं जाऊंगी। फातिमा ने अपने हाथों में खंजर पकड़ लिया। फातिमा, मैं अशरफ हूं। तुम मुझे चाकू मारोगी? तुम मुझे नहीं मार सकती फातिमा। तुम मुझसे प्यार करती हो और अपने प्यार को कोई नहीं मार सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलो। अगले ही पल फातिमा ने खंजर उसके सीने में उतार दिया। सब कुछ शांत हो गया। बिलक बिलक कर रोने लगी फातिमा। जिंदगी में एक हमसफर उसे मिल रहा था और उसने अपने हाथों से ही उसे। अगली सुबह वह पीर के पास पहुंची। बाबा, कैसी परीक्षा है मेरी जिंदगी की। अपने प्यार को मैंने अपने हाथों से ही मार डाला बाबा, अपने हाथों से ही। अल्लाह बड़ा है बेटी। तो इस बात को अपने दिल से निकाल दे। तूने अशरफ को नहीं मारा। अशरफ तो उसी रात मर चुका था जब तू उसकी डिस्पेंसरी से वापस आई थी। क्योंकि जब अशरफ ने तुझे प्यार से छुआ था तो उसका हाथ जल गया था। वो जिन बौखला उठा था और उस रात उसने ही अशरफ को मारकर उसके शरीर को कब्जे में कर लिया था। तूने तो सिर्फ अशरफ को उस जिंद की कैद से मुक्त किया है। जा बेटी जा, अल्लाह बड़ा है। वो तेरे लिए किसी न किसी को जरूर खोज देगा। फातिमा लौट आई अपने घर। अम्मी से कहा, अम्मी, अब मुझे जिंदगी से लड़ने की हिम्मत मिल गई है। मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए, अपने लिए। हम जिएंगे अम्मी। अगर उस शैतान के चंगुल से हम छूट सकते हैं तो जिंदगी को भी जी सकते हैं। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिए। उनकी जिंदगी की एक नई सुबह होने वाली थी, मगर इस खुशी में वो दोनों भूल गए ये देखना ठीक दरवाजे के सामने दो कदमों के निशान बने थे जिनमें आग जल रही थी।